Hello everyone, welcome back to the Political Sage. Today we are going to discuss one more important topic, फेडरलिज्म. ये बहुत important topic है हर एग्ज़ाम के आस्पेक्ट में. तो लेट्स स्टार्ट विदाउट गेटिंग लेट. हम लोग लेट नहीं करेंगे एंड लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. इमेजिन करो, हम लोग एक बहुत ही स्मार्ट, एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करेंगे. इमेजिन करो एक बहुत बड़ी सी जॉइंट फैमिली है. ठीक है. अब उस जॉइंट फैमिली में जो दादाजी हैं, जो ग्रैंडफादर हैं, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट मान के चलते हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो ही सारे डिसीजन नहीं ले रही. सिर्फ दादाजी सारे डिसीजन नहीं ले रहे, बल्कि उस घर में हर कमरे के, हर रूम के अपने अपने रूल्स हैं. मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, सिर्फ एक जो मेन पावर है वो ही सारे डिसीजन नहीं लेती, बल्कि हर स्टेट के अपने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने खुद के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं. ठीक है. तो फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम होता है फेडरलिज्म, जिसमें पावर जो होती है वो डिवाइडेड होती है. किस किस के बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में. अब पावर कैसे डिवाइड होती है, क्या होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे. हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पता है कि हमारी 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. इन तीनों लिस्ट के द्वारा, जिसमें हम यूनियन लिस्ट में सेंटर को डिस्क्राइब्ड जो मैटर्स हैं वो होते हैं, और स्टेट लिस्ट में जो स्टेट के डिस्क्राइब जो मैटर्स होते हैं जिस पे वो काम कर सकते हैं वो होते हैं. तो समझ आया कि फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पावर सेंटर और स्टेट दोनों में डिवाइडेड होता है. अब जो फेडरलिज्म होता है, फेडरलिज्म इज अपोजिट ऑफ डिक्टेटरशिप. फेडरलिज्म जो होता है वो डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि एक कोई ग्रुप या फिर एक कोई इंसान जो होता है ना, वो अथॉरिटी रखता है, फोर्सफुली अथॉरिटी रखता है अपनी. उसका जो डिसीजन है वही फाइनल डिसीजन होता है. राइट. तो जो फेडरलिज्म होता है वो डिक्टेटरशिप का अपोजिट होता है और यूनिटरी. तो फेडरलिज्म जो होता है अपोजिट ऑफ डिक्टेटरशिप होता है. फेडरलिज्म अपोजिट ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है. यहाँ पे जो फेडरलिज्म वाला सिस्टम होता है, फेडरलिज्म सिस्टम में क्या होता है, पावर जो होती है ना वो एक जगह, सिर्फ एक ही जगह कंसंट्रेटेड नहीं होती है. ठीक है. हमने देखा कि पावर डिवाइडेड होती है, तो एक जगह पावर कंसंट्रेटेड नहीं होती है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मतलब जो 7 पिलर्स ऑफ फेडरलिज्म है. ठीक है. अगर किसी सिस्टम में ये 7 चीज़ें नहीं होगी, अगर ये 7 पिलर्स नहीं होंगे, तो वो सिस्टम फेडरल नहीं है. इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप किसी कंट्री में गए, ठीक है, आप किसी कंट्री के सिस्टम को समझ रहे हो, अगर आपको उस कंट्री के सिस्टम को समझना और आपको देखना है कि क्या ये कंट्री फेडरल है या नहीं है, क्या इस कंट्री का जो सिस्टम है वो फेडरल है या नहीं है, तो आप वहाँ पे ये 7 चीज़ें जो है ना, ये 7 चीज़ें देखोगे. अगर ये 7 चीज़ें हैं वहाँ पे तो वो फेडरल है, नहीं है तो वो फेडरल नहीं है सिस्टम. ठीक है. वो 7 फीचर्स कौन से होंगे? सबसे पहला, 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. अब 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट से क्या मतलब है? 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट मतलब जैसे हमने देखा कि सेंटर और स्टेट में पावर डिवाइडेड होती है. ठीक है. और बाय मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट हम देखेंगे, जैसा हम इंडिया में देखते हैं कि लोकल लेवल पे भी, मतलब सेंटर लेवल पे पावर है, स्टेट लेवल पे पावर है, तो लोकल लेवल पे भी हमारे पास पंचायत है. ठीक है. तो 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए उस कंट्री में. सेकेंड फीचर इज ज्यूरिसडिक्शन. इस ज्यूरिसडिक्शन में मतलब हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो अपने ज्यूरिसडिक्शन में काम करे, उसका अपना इलाका हो. ठीक है. अपने अपने काम हो उसके पास, वो अपने अपने काम में वो अपने अपने वर्क करे. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जो थर्ड फीचर है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मतलब ये जो डिवीजन है, ये जो पावर डिवाइडेड है सेंटर, स्टेट, लोकल लेवल गवर्नमेंट के बीच में, वो सिर्फ मुंह बोली नहीं होनी चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटीड होनी चाहिए, वो लिखी हुई होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में. गेटिंग माई पॉइंट. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट फीचर, फोर्थ फीचर ऑफ फेडरलिज्म, तो वो होगा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन.
रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इस फैक्टर में दैट जो सेंटर है, अगर उसे कोई रूल चेंज करना है, ठीक है, अगर सेंटर को कोई रूल चेंज करना है तो वो अकेला नहीं कर सकता। फेडरल फीचर में उसे स्टेट की भी परमिशन चाहिए होगी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड, कोई रूल जो है वो हार्ड टू चेंज है, जब तक स्टेट भी उसे परमिशन नहीं देगा, स्टेट जो सेंटर है सॉरी, वो अकेला रूल को चेंज नहीं कर सकता। फिफ्थ फीचर ऑफ फेडरलिज्म इज कोर्ट एज एम्पायर। कोर्ट एज एम्पायर मतलब अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई लड़ाई हो जाती है, ठीक है, किसी रूल को लेके कोई फाइट होती है, झगड़ा होता है अगर सेंटर और स्टेट के बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि किसका डिसीजन माना जाएगा, सेंटर का डिसीजन माना जाएगा या स्टेट का डिसीजन माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट एक अंपायर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। सिक्स्थ फीचर इज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब स्टेट और सेंटर, सेंटर और स्टेट के पास अपने अपने टैक्स कलेक्ट करने के रास्ते हों, ठीक है, क्योंकि अगर पैसा होगा, मनी होगा, तो आपकी पावर भी होगी, अगर पैसा नहीं तो पावर नहीं, ठीक है। डुअल ऑब्जेक्टिविटी जो सेवेंथ फीचर है, डुअल ऑब्जेक्टिविटी। डुअल ऑब्जेक्टिविटी में दो चीज़ है, जैसे देश की यूनिटी को बचाना सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, और दूसरा रीजनल डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना, ठीक है। तो ये 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, आई होप आप लोगों को समझ आया हो। 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, अपना अपना जुरिस्डिक्शन ऑफ वर्क होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी होनी चाहिए, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कोर्ट विल एक्ट एज एन एम्पायर, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और डुअल ऑब्जेक्टिविटी। चलिए अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। हमने देखा कि अगर हम किसी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे फेडरल फीचर्स देखेंगे कि वो फेडरल सिस्टम है या नहीं है, राइट, फेडरल फीचर्स देखे हमने उसके लिए। तो अब इंडिया को क्या चीज़ जो है वो फेडरल कंट्री बना रही है, ठीक है। पहली बात तो ये कि हम इंडिया को क्वाजी फेडरल कहते हैं, सिर्फ फेडरल नहीं कहते हैं, क्वाजी फेडरल कहते हैं। क्यों भाई हम इंडिया को क्वाजी फेडरल क्यों कह रहे हैं? इंडिया को क्वाजी फेडरल कहते हैं क्योंकि ये देखने में फेडरल है, पर दिल से जो है ये यूनिटरी नेचर है। क्यों देखने में क्यों फेडरल है? जैसे हमने देखा कि हमारे इंडिया में पावर सेंटर में डिवाइडेड है, स्टेट में डिवाइडेड है और लोकल लेवल पे डिवाइडेड है, ठीक है। तो देखने में तो हम फेडरल है, लेकिन दिल से यूनिटरी है। इसका मतलब हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ठीक है, सेंटर की ज़्यादा चलती है हमारे यहाँ पे, सेंटर स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से हम यूनिटरी इन फीचर भी हैं, हम यूनिटरी भी है, इसलिए हमको सिर्फ फेडरल नहीं, हमको क्वाजी फेडरल कहा जाता है सिस्टम को, ठीक है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीजन ऑफ पावर को दिखाते हुए, मतलब फेडरल फीचर को दिखाते हुए 3 लिस्ट दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई है, जिसमें हमारा पावर डिवाइडेड है किस किस के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। अब कौन कौन सी लिस्ट है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। नाउ व्हाट इज यूनियन लिस्ट? तो यूनियन लिस्ट में वो कुछ सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिसके अंदर, जिस पे सिर्फ सेंटर डिसीजन लेगा। एक लिस्ट बनाई गई है यूनियन लिस्ट में, बहुत सारे मैटर्स हैं, जैसे डिफेंस है, बैंकिंग है, फॉरेन अफेयर्स हैं। इन मैटर्स पे सिर्फ सेंटर डिसीजन लेगा और कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। और वैसे वहीं पे स्टेट लिस्ट, सेम वैसी एक लिस्ट बनाई गई है, बट उन सब्जेक्ट मैटर्स में, जो इस लिस्ट में सब्जेक्ट मैटर्स है, उसमें सिर्फ स्टेट का कंट्रोल होगा। कौन कौन से मैटर्स? एग्जाम्पल देख लेते हैं, ट्रेड, ठीक है, पुलिस, एग्रीकल्चर। ये जो सब्जेक्ट ऑफ मैटर्स है इसमें सिर्फ स्टेट का कंट्रोल होगा, जो स्टेट लिस्ट में लिखे गए हैं। नाउ देयर इज कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है? कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट मैटर्स है जैसे कि एजुकेशन, मैरिज, फॉरेस्ट। अब इन मैटर्स पे दोनों डिसीजन ले सकते हैं, स्टेट भी ले सकता है और सेंटर भी ले सकता है,
लेकिन अगर झगड़ा हो गया, मान लो एक एजुकेशन पे लेकर एक तुमने डिसीजन लिया, ठीक है, स्टेट ने बोला कि जो हाँ सिलेबस है उसको बढ़ाया जाएगा, लेकिन सेंटर ने मना कर दिया कि नहीं, नहीं बढ़ाया जाएगा, तो किसका डिसीजन माना जाएगा? फाइट हो गई कि भाई दोनों डिसीजन ले सकते थे, फाइट हो गई कि अब स्टेट का माना जाए या सेंटर का। तो उस उस मौके पे सेंटर का डिसीजन माना जाएगा। सब वापस समझ आया कि कॉन्करेंट लिस्ट में जो जो मैटर्स हैं, सब्जेक्ट मैटर्स जैसे एजुकेशन, मैरिज, फॉरेस्ट, इन मैटर्स पे दोनों डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के बीच में झगड़ा होता है तो सेंटर का डिसीजन माना जाएगा। ठीक है, ये 3 लिस्ट आप लोगों को समझ आई। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बोनस पावर दी गई है, रेजिड्यूरी पावर। क्या होता है रेजिड्यूरी पावर? रेजिड्यूरी पावर मतलब जो नए टॉपिक्स आते हैं, जैसे इनमें तो लिस्ट्स में लिखे गए हैं कुछ टॉपिक्स, लेकिन अब बाय द टाइम चेंज हो रहा है अगर, तो नए नए टॉपिक्स आएंगे। तो वो जो नए टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि एआई है अभी, है ना, आईटी है, तो ये जो टॉपिक्स होते हैं, जो नए टॉपिक्स हैं, वो सेंटर के पास जाएंगे। ये सेंटर के पास एक रेजिड्यूरी पावर होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे होती है। ठीक है, द रियल टेस्ट हैपन्स कहाँ पे, कैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे होती है। अब सिर्फ फेडरलिज्म लिखना, सिर्फ फेडरलिज्म नहीं चलता। ठीक है, हमने लिख दिया कि हमारा सिस्टम फेडरल है, तो उससे तो फेडरलिज्म चलने से रहा, उसे निभाना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट्स। ठीक है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम इसे समझ रहे हैं। 1947 के बाद, ठीक है, हमने क्या करा, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाए। आज जो हम स्टेट्स देखते हैं, हमें पता है कि वो लैंग्वेज के बेसिस पे बने हुए हैं। जैसे पंजाबी, पंजाब वाले लोग स्टेट, तमिल लैंग्वेज, तमिलनाडु है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इससे देश टूटा नहीं, मतलब जो हमारा देश है वो टूटा नहीं, अलग अलग नहीं हुआ। ठीक है, इससे क्या हो गया, हमारा देश और स्ट्रांग हो गया। लैंग्वेज पॉलिसी, अब इंडिया की, हमें पता है कि इंडिया की कोई एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है बहुत लोगों को, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इस पॉइंट पे। देखो, इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी। बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज है। नहीं, हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है हमारी, हमारी नेशनल लैंग्वेज कोई नेशनल लैंग्वेज ही नहीं है, हमारी हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। बट इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे 21 और स्केड्यूल लैंग्वेज भी हैं, जिसे हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है हमारे यहाँ पे उन्हें। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन, आई होप आपको वो ऑफिशियल लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज वाला कन्फ्यूजन क्लियर हुआ। नाउ विल सी सेंटर स्टेट रिलेशंस। 1990s, जो 1990s के पहले एक ही पार्टी का राज हुआ करता था, हमें पता है कांग्रेस ही सेंटर पे, स्टेट पे, हर जगह कांग्रेस का ही राज था 1990 से पहले। ठीक है, तो स्टेट्स की वैल्यू भी कम थी, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस ही सेंटर पे है, कांग्रेस ही स्टेट पे है, तो कांग्रेस का ही राज है। तो इससे क्या होता था, स्टेट की वैल्यू कम हुआ करती थी। 1990s के बाद जो है कोलिजन एरा शुरू हुआ, गठबंधन का जो एरा था वो शुरू हुआ, जहाँ पे रीजनल जो पार्टीज हुआ करती थी उनकी वैल्यू अब बहुत बढ़ गई। ठीक है, कोलिजन एरा में क्या होता था, कोलिजन क्या होता है, जब एक पार्टी पावर में नहीं आ पाती मेजोरिटी के साथ, तो वो बाकी पार्टीज के साथ मिलकर एक कोलिजन बनाती है। तो वो कोलिजन एरा शुरू हुआ, तब रीजनल जो पार्टीज हैं इनकी वैल्यू भी बढ़ गई। चलिए, अब हम देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन, द थर्ड टियर। इंडिया में जो है सिर्फ सेंटर और स्टेट काफ़ी नहीं था। ठीक है, इंडिया इतना बड़ा कंट्री था, इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ सेंटर और स्टेट काफ़ी नहीं था, इसीलिए 1992 में 73rd और 74th अमेंडमेंट पास हुआ। ठीक है, क्या था इस अमेंडमेंट में? सबसे पहला, पंचायत, जो विलेज लेवल पे पंचायत होती है, और म्यूनिसिपैलिटीज़ सिटीज़ में, इनको रियल पावर दी गई।
ठीक है, सीट्स रिजर्व की गई वुमेन के लिए, 1/3 जो है सीट्स रिजर्व करी गई और स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाए गए। ठीक है, तो ये द थर्ड टियर, बेसिकली इसमें आपके 2 पॉइंट्स कवर होते हैं। ठीक है, क्या क्या पॉइंट अगर हम समझे तो पहला ये कवर होता है कि हमारे इंडिया में थर्ड टियर सिस्टम आया जिसमें पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज़ को रियल पावर दी गई। सेंटर स्टेट में पावर डिवाइडेड थी, लेकिन पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज़ लोकल लेवल पे भी हमारा गवर्नमेंट थर्ड टियर आया। कौन से एक्ट में आया? 73rd और 74th अमेंडमेंट में आया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन और कवर होता है कि 73rd और 74th अमेंडमेंट में क्या क्या आया, क्या क्या पास हुआ था। तो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ को रियल पावर दी गई, वुमेन के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व करी गई और इलेक्शन मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशंस जो हैं वो बनाए गए। तो क्वेश्चन अगर ये भी आ जाए कभी किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी पेपर में, कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कब बनाए गए। ठीक है, तो जब 1992 में 73rd और 74th अमेंडमेंट पास हुआ तब स्टेट इलेक्शन कमीशन बेसिकली उसमें पास करा गया था कि बनाए जाएंगे। हम देखते हैं क्रिटिकल एनालिसिस कि फेडरलिज्म इम्पोर्टेंट क्यों है 2026 में। ठीक है, डाइवर्सिटी मैनेजमेंट के लिए इंडिया जैसे डाइवर्स देश में बिना फेडरलिज्म के सिविल वॉर हो जाता। ठीक है, अगर फेडरलिज्म नहीं होगी तो हमारे यहाँ पे सिविल वॉर्स रहती रहेगी हमेशा। तो डाइवर्सिटी मैनेजमेंट के लिए फेडरलिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। एफिशिएंसी, लोकल प्रॉब्लम्स का सल्यूशन लोकल लोग ज़्यादा अच्छे से निकाल सकते हैं। अगर सिर्फ सेंटर के पास पावर है, सिर्फ सेंटर काम कर रहा है, तो जो लोकल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी जल्दी से सेंटर के पास थोड़ी पहुंच पाएगी। ठीक है, और सेंटर थोड़ी इतने अच्छे से सॉल्व कर पाएगी जितना लोकल लोग उसे सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए एफिशिएंसी के लिए फेडरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक ऑन टायरनी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकती क्योंकि स्टेट्स एक चेक एंड बैलेंस का काम करता है। हमने देखा था कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब सेंटर को अगर कोई रूल चेंज करना है तो वो बिना स्टेट के परमिशन के वो चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, तो टायरनी पे चेक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकती। सिर्फ सेंटर के पास पावर नहीं है जो वो अपनी मनमानी करते रहेगी। ठीक है, स्टेट्स जो है उस पर चेक एंड बैलेंस रखेंगे। तो ये एक क्रिटिकल एनालिसिस है कि फेडरलिज्म क्यों इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे। अब हम देखते हैं कंक्लूजन। इसमें हम मार्बल केक थ्योरी को समझेंगे। ठीक है, तो अगर हम कंक्लूड करें हमारे लेक्चर को तो फेडरलिज्म को बहुत ही इजी वे में समझते हैं कि फेडरलिज्म कोई लेयर केक की तरह नहीं होता जहाँ पे सब अलग अलग होता है। ये एक मार्बल केक की तरह होता है जिसके अंदर सेंटर और स्टेट इन दोनों की पावर मिक्स्ड होती है हमारे देश को चलाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे पावर जो होती है मिक्स होती है हमारे देश को चलाने के लिए। अलग अलग नहीं होता सब कुछ, हमको दिखने में अलग अलग लगता है, राइट। तो आई होप आपको फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट समझ आया हो। अगर समझ आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी पॉलिटिकल सेज। और आप अपने व्यू बताइएगा कि डू यू थिंक स्टेट शुड हैव मोर पावर देन सेंटर। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।